हाँ सम्राट, साउंड डिटेक्शन दे मुझे, हाँ ना बोले। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाई। सबसे पहली बात ये आती है कि लाइट में मैंने एक बात बताई थी आपको कि लाइट का जो साइन वाला कंपोनेंट होता है वो इफेक्ट में आता है रिफ्लेक्शन। लाइट का वेलोसिटी का जो साइन वाला कंपोनेंट होता है वो इफेक्ट में आता है। उसी की वजह से लाइट कंप्रेस होती है, डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, रास्ता छोटा हो जाता है, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। अब ये कहते हैं कि आप धीरे धीरे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप डेंसर टू रेयर लाइट को चलाते हैं, यानी लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer. The incident angle increases. The angle at which light becomes normal to the interface and moves along the boundary of two surfaces. When we further increase the incident angle, light get reflected to the same medium. समझे जो मैंने लिखा इस बात को, समझेंगे सम्राट। मोहित कहाँ है अभी? मोहित नहीं आया यार। हाँ चलो देखें, इतने की लाइट जब डेंसर टू रेयर जाएगी, रेयर मीडियम यानी हल्के मीडियम में जाएगी, तो इंसिडेंट एंगल जब हम बढ़ाएंगे अंदर से डेंसर मीडियम से, तो एंगल एक ऐसा आएगा जब लाइट इंटरफेस में चली जाएगी, यानी जो नॉर्मल है उसकी नॉर्मल हो जाएगी। इम्पैक्ट पॉइंट पे जब नॉर्मल डालेंगे तो उसकी नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाने से क्या होता है कि वहां के बाद अगर हमने फिर से वो एंगल बढ़ाया तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसका कारण क्या हुआ? इसका रीजन हुआ द फ्रीक्वेंसी जो है उस एंगल के बाद एक्सेप्टेड नहीं हुई, यानी जिस मीडियम से लाइट डेंसर रेयर में जा रही थी तो रेयर में उसकी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो लाइट को वापस उसी मीडियम में आना। तो बाउंड्री का इफेक्ट है। फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया था कि frequency is the fundamental property. When the frequency is not accepted by any medium, the light rebounds. अब ये हुआ कैसे, जरा इसको देखें। तो हमने क्या कहा कि एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, तो हमने कहा भाई ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो इसका इंडेक्स हम n1 मान लें, इसका इंडेक्स n2 मान लें। तो यहाँ पर इवेंट हो रहा है n1 बड़ा है n2, और यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं, कुछ वेरीफाई करके देखते हैं। ऐसे ये हमने कुछ नॉर्मल बनाए हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं।
ऐसे। यहाँ हमने कहा कि कोई एंगल हमने डाला लाइट का ऐसे, तो लाइट बाहर आ गई, एंगल बढ़ गया, ये आई हुआ और ये आर हुआ। हाँ मोहित आ गया, मैं मोहित को जरा एक्सेप्ट कर दूं। समर तुमने एडमिट कर लिया, तो साउंड नहीं आ रही मेरे पास यार, बड़ी अजीब बात है। तो इस केस में क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो दैट इज ये हमने कहा आर बढ़ गया। डेंसर में जाने पे क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो कम हो जाती है, तो रेयर में जाने पे बढ़ जाती है। हाँ मोहित। Okay, then sure. We are discussing the total internal reflection, the most important phenomena. And normally ask the question in board and competitive exams. In some cases, that is important for every year. JEE Main, JEE Advanced, and the board exams is very important, and that's very easy topic. And every year something is asked normally on it. Okay. एक ही मीडियम में लाइट वापस आ जाने का कारण क्या है, उसको जरा एक बार देखें, कुछ मैंने लिखा है मुझे। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, द इंसिडेंट एंगल इंक्रीज। इंसिडेंट एंगल ये यहाँ से डेंसर से बढ़ता है, तो वहां जाके एंगल और बढ़ेगा। हम जानते हैं कि रेयर में जाने पर लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, एंगल बढ़ जाता है। डेंसर पे आने पर नॉर्मल के साथ एंगल घट जाता है। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Then the incident angle increase the angle at which the light becomes normal to the interface. Interface के normal यानी इस डायरेक्शन में लाइट जा रही, ये एंगल बढ़ते 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 90 हो जाए। एंड लाइट मूव टू द बाउंड्री, लाइट क्या करे, बाउंड्री में चली जाए। जब इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा आर, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी लाइट बाउंड्री में चली जाएगी, टू द सरफेस, सरफेस की बाउंड्री में आ जाएगी दोनों की। When we further increase the angle, जब हम दोबारा फिर से और एंगल बढ़ाएंगे, यानी इससे भी एंगल बढ़ा करेंगे, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ये मीडियम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने बताई थी एक बार कि साइन वाली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो एक्सेप्टेड होता है रिफ्रैक्शन में, इसलिए हम कह देते हैं n1 sin i और n2 sin r। तो यहाँ पर जब हमने इस एंगल को और बढ़ाया, एक एंगल हमने ऐसा बना लिया कि अब जो है बाउंड्री में लाइट आ गई, इस आई को थोड़ा बढ़ाया तो बाई लाइट जो है बाउंड्री में आ गई, ये लाइट आ गई हमारी। तो इस एंगल पे कुछ नहीं हुआ, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्शन हुआ ना रिफ्लेक्शन हुआ, बट इस एंगल से ज्यादा और बढ़ा देता हूँ, यानी यहाँ थोड़ा सा एंगल और बढ़ाता हूँ, ये आई और ये आई जो है बड़ा हो गया आई सी से, तो कहता है कि अब लाइट वापस आ जाएगी, इसी एंगल पे वापस आ जाएगी। तो here we can say that the frequency not accepted। अब रेयर मीडियम के मॉलिक्यूल से एटम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने को तैयार नहीं है, जबकि पहले ऐसा हो रहा था, इसी एंगल तक ऐसा हो रहा था, आईसी तक ऐसा हो रहा था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occur when I greater than IC, and the index of this medium is N1 and this is N2. So we can say for IC, N1 sin IC equal to N2 sin 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया मोहित, 90। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि sin IC किसी भी मीडियम के लिए कितना होता है। तो दैट इज N2 by N1 and IC that will be equal to sin इनवर्स N2 by N1। किसी भी दो मीडियम में ये घटना हो जाती है, this phenomenon will occur on any two medium that have a different refractive index, and we can understand this simply कि पहले हम चेक कर लेंगे वहाँ TIR हो रहा है नहीं हो रहा है, उस एंगल पे हो रहा है तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलें, रिफ्लेक्शन करा दें सिंपल, नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन। अब तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्शन हो गया, and many phenomena that appear on this term, इस टाइप के कई सारे फिनोमेना हो जाते हैं नेचर के अंदर। जैसे हम
रेनबो को देखते हैं। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दे तो प्रिज्म जैसी चीज भी लाइट को वापस कर देती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि एनसीईआरटी ने डिस्कस किया और उसको रखा और उसको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया और अच्छे खासे नंबर उसको दिए गए, 3 नंबर उसको दिए गए। तो इन्होंने कहा कि पानी के अंदर एक बल्ब जल रहा है, पानी के अंदर एक बल्ब जल रहा है, बल्ब, ये वाटर, दैट इज द इंडेक्स 4/3। कई बार इसको 1.33 भी दे देते हैं, दैट नॉट मैटर, जो दिया है वही लगेगा। ये N1 और ये पानी की ऊपर वाली बाउंड्री है और ये एयर है, इसका N2 दैट इज 1। तो कहते हैं यहाँ से कोई लाइट जाती है इस बल्ब से निकल के ऐसे, नो, तो कहते हैं यहाँ के बाद लाइट जो है वापस एक ये क्रिटिकल एंगल डेवलप हो जाता है, इसके बाद अगर कोई लाइट जाती है तो वापस आ जाती है इसमें। तो कहता है ये जो चीज है, यहाँ पर एक सर्कल, आपको एक सरफेस दिखाई देता है, लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, यानी यहाँ से पहले सभी रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो चीज दिखती है आपको एक टॉर्च की तरह लाइट दिखती है, इसका एरिया कितना होता है, ये रेडियस कितना होता है, क्योंकि इसके बाद जब लाइट जाएगी यहाँ पर, है ना, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहां पे क्या होता है, ये IC तक ऐसी घटना होती है। जब लाइट बाउंड्री में चली जाती है उसके बाद अगर कोई एंगल बढ़ता है तो लाइट वापस आ जाती है। और इसने कहा कि पानी की जो गहराई है, डीपनेस ऑफ वाटर, ये इन्होंने कहा ये H ऐसा है। तो इसका एरिया यानी πr² हमें निकालना। तो देखने में अजीब सा लगता है कि भाई पता नहीं क्या, लेकिन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं यहीं पर जो है इसी चीज पर फोकस करता हूँ, इसी एंगल पर फोकस कर लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ से देखूं या यहाँ से देखूं, ये मेरा R हो जाता है। और अगर मैं इस पे लगा दूं, दैट इज साइड पे लगा दूं, तो ये डिस्टेंस जो मेरी होती है ये वाली डिस्टेंस मान लो, मैं इसे x मान लो, तिरछी ऊंचाई, इंक्लाइंड हाइट, हाइपोटेन्यूज, तो मेरा हो जाता है x² इक्वल टू R² प्लस H²। और साइन IC अगर मैं यहाँ से लगा दूं, साइन IC, तो ये परपेंडिकुलर हाइट बन जाती है, वही जहां देखेंगे एंगल के सामने वाली R, और इसके नीचे अंडर रूट में आ जाता है x, या x का स्क्वायर करके x लिख दो, मैं रूट कर दूं इसको, R² प्लस H², और यही चीज इक्वल हो जाती है N1/N2। ओके, जैसा कि यहाँ देखा गया। ये बात समझ में आ गई सम्राट? हाँ, सम्राट की आवाजें मुझे नहीं आती। सम्राट क्लास में आए और कहाँ है सम्राट? सम्राट अपना माइक ऑन करें। हाँ, सम्राट हेलो करें। हाँ, ओके। ये समझ में आया? TIR की कंडीशन समझ में आई? चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा ये देख लें कि भाई ये R कैसे निकलेगा, तो यहाँ से R निकल जाता है। चलिए देखते हैं R कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे ही रहने दें, दैट इज नो प्रॉब्लम, इसको इधर ले आए, उसको उधर कर लें, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट R² प्लस H², और ये हो जाएगा मेरे पास N2 R/N1, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूँ इसको, तो ये रूट हट जाएगा, R² प्लस H², और ये N2/N1 का स्क्वायर, और ये R²। अब R² को मैं एक तरफ कर लो, इस तरफ कर दो R² को, या उस तरफ कर दो R² को, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं R² को इधर कर लूँ, H इधर छोड़ दूँ। तो मैं यहाँ पे इस चीज को लूंगा, इस जगह में ले लूंगा मैं इस चीज को। तो R² मैंने कॉमन लिया और यहाँ रखा मैंने N2/N1 का स्क्वायर ऐसे, और इसमें से मैंने R² को माइनस किया ऐसे, और ये हम कंफर्म कर लें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है।
n1 साइन IC n2 बाई n1 होना चाहिए। ये देखो उल्टा लिखा हुआ। हाँ, ये देखो ये n2 बाई n1 होना चाहिए था। दैट इज n1 by n2. This is a mathematical mistake. And after that, n1 by n2. Okay. And this is equal to h square. यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो मेरा आ गया h स्क्वायर बाय अपॉन n1 by n2 का स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द r स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. कितना एरिया बाहर दिखेगा? पाई r स्क्वायर. हाँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ r स्क्वायर की वैल्यू पाई h स्क्वायर और n1 by n2 का स्क्वायर माइनस 1. दिस इज माई आंसर. तो ये एरिया मुझे सर्कल का ऐसे दिखेगा ऊपर से. मुझे बल्ब पूरी तरह लाइट का पानी तो नहीं दिखने वाली है. अब ये एक बात आती है मोहित, कि यहाँ पर यहाँ पर एक मछली है, यहाँ पर है, ध्यान रखना. यहाँ पर छोटी मछली है और यहाँ पे बड़ी मछली है. क्लियर? इस मछली को बाहर का दिखता है, ये दिखता है इस मछली को, लेकिन इस मछली को ये मछली भी दिख जाती है, क्योंकि इससे भी लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ तक पहुंचती है. आप देख रहे कि बहुत दूर तक मछलियां शिकार ढूंढ लेती है. उसका कारण क्या होता है? बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है. उसकी वजह यह होती है कि अंदर से जब देखते हैं तो कुछ दिखता है, बाकी लाइट कहाँ से आती है? रिफ्लेक्शन में चले जाती है. तो फिर इधर वाली चीजें पानी के अंदर की ही हमें दिखने लगती है, उनकी इमेज दिखने लगती है. तो मछली इस बात का फायदा उठाती है, उसे पता होता है, तो क्या करती है, वो लगा लेती है अंदाजा कि यार ये छोटी मछलियां यहाँ हैं, दूर है कहीं, तो फिर ये इन पे हमला करती है, झटका देती है, भागती है, इन पे हमला करती है. ऊपर तक का बस इतना ही दिखता है मछली को. एरिया सीन बाय द फिश, सर्कल ही दिखता है बस. उसके बाद पानी ही दिखता है उसको. और हम थोड़े से किसी ट्रांसपेरेंट तालाब में चले जाएं, हम भी चले जाए पानी के अंदर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, हम भी चश्मा लगा लें, हम भी आंख खोल के देखें, तो सारा नहीं दिखने वाला हमको. हमको पानी के अंदर की चीजें दिखने लगेंगी इधर उधर वाली. हाँ, चलिए आगे देखते हैं. ये फाइनल हुआ मोहित. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं थोड़ा सा. तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि एक इस तरीके से ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म रखा और इन एंगल्स को इन्होंने इक्वल किया, दैट इज 45 और ये भी 45. और इसका कुछ इंडेक्स इन्होंने ऐसा रखा जिसको मैं कह दूं n1, बाहर रखा इन्होंने n2, दैट इज एयर,
कि लाइट यहाँ से सीधे नॉर्मल से जाती है, क्योंकि नॉर्मल से जाने वाली लाइट यहाँ पे बैंड नहीं होती, और एक लाइट यहाँ से जाती है ऐसे, ये वाली ऐसे, और ये वापस आ जाती है, दोनों। तो यहाँ से जाने वाली लाइट में ये पॉइंट अगर P है और ये Q है, तो ये पॉइंट P डैश हो जाता है, ये Q डैश हो जाता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ आ जाता है, इमेज 90 पे घूम जाती है। कैमरा वगैरह में यूज कर लेते हैं, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज कर लेते हैं। तो ऐसा होने के लिए जो इंडेक्स है n1, वो कितना होना चाहिए, वैल्यू ऑफ n1 कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाए। ऐसे कहते हैं कि भाई ये क्लास, तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पे हुआ, यही I बना और यही R बना, और इधर को लाइट जा सकती थी बाउंड्री में मैक्सिमम, जब TIR जो क्रिटिकल एंगल हुआ। तो मैं देखा यहाँ पर अगर मैं एंगल बड़ा कर दूं क्रिटिकल से, I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो पहले मैं पता कर दूं क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री, I जो है वो कितना है 45 डिग्री। तो I की क्या क्रिटिकल एंगल क्या, 45 से कम ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ 45 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या लगा लूंगा, साइन I क्रिटिकल n2 बाई n1। अब ये एंगल हो गया 45, 45 कर दूं इसको, 45 से कम कर दूंगा फिर इसको मैं तो अगर मैं यहाँ रख लूं कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो I जो है ये है 45, तो 45 बड़ा होना चाहिए IC से, तो IC क्या हुआ, IC हुआ साइन इनवर्स n2 यानी 1 अपॉन n1, ये हो गया। और यहां इसे रख दो 45 should be greater than sin inverse 1 by n1। अब साइन को इधर पलट दो, साइन 45 कर दो, तो 1 by रूट 2 ग्रेटर देन 1 by n1। यानी जो इंडेक्स का मीडियम है वो रूट 2 से बड़ा हो कि छोटा हो, 1 by रूट 2 1 by n1 से बड़ा। क्या करें इसमें, छोटे बड़े के निशान को कैसे बदलें कि रूट 2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 से ऊपर, ऐसे इसको निशान को नहीं ऐसे बदला करते, रूट 2 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हो जाएगा 1 बड़ा है, और इधर हो जाएगा रूट 2 बाई n1। अब दोनों तरफ n1 से मल्टीप्लाई करना है, n1 ग्रेटर देन रूट 2, डाल देगा कंडीशन, ऐसे कर देते, या n1 को यहाँ पहुंचा इसको यहाँ पहुंचा लिया तब भी ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में ध्यान रखें इस रास्ते से। तो n1 क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा, तो एंगल कुछ रूट 2 से छोटा है, रूट 2 पे जाके तो फिर TIR हो जाता है, तो n1 को कम कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बिल्कुल, फिर इसी तरह का फिनोमेना इन्होंने और बनाया कि इसमें आप इमेज को उल्टा भी कर सकते हैं, इसी का यूज करके आप उल्टा भी कर सकते हैं।
उल्टा कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। या कोई भी एंगल हो, दैट इज नॉट कि मैंने 45 दिया है, आप 60 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल हो वापस ला सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ का एंगल देखना होता है, उसी को क्रिटिकल बना देते हैं और उससे बड़ा इंडेक्स कर देते हैं ना उनका। जैसे मान लो मैं कहूँगा यहाँ तो मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ 30 हो जाए, उस केस में मेरा इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन बना के डाल देता हूँ, इसको अगर आप बताएंगे आंसर करके कैसे होगा, ताकि वो लाइट एज इट इज जैसे ही हुआ वैसे हो जाए उसका मामला। चलिए देखते हैं। इस बार क्या किया मैंने, मोहित, यहाँ पर जो मैंने ये चीज रखी, मैंने इस एंगल को 60 कर दिया। हम्म, और ये मैंने 30 कर दिया। मैंने बस यही बात कही कि यहाँ से लाइट यूं आ जाती है ऐसे। और इसको मैंने कहा ये n1 है, और इसको मैंने कहा ये n2 है, और ये 1 है, दैट इज देयर। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n1 ऐसे, कि भाई ये हो जाए घटना। कर लो, ट्राई करो, जैसे मैंने किया वैसे करके देखो, सम्राट करके देखिए जरा, करके देखें इसको। समझ लो, छोटी सी बात है, नॉट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका क्या है कि भाई इसको तो हम ऐसे बना, होगा कांच होगा कुछ होगा, जैसे कि मैं कह दूं ग्लास ही है, चलो कोई बात नहीं। मोहित कर रहे हैं, देख रहे हैं लिख के। हाँ ठीक है, सम्राट कर रहे हैं, देख रहे हैं लिख के, एज इट इज यहाँ से इस चीज को देख के कर रहे हैं। ओके भाई।
तो कर दिया जाए, आई होप इसको। हाँ, इसको कर दिया जाए, ठीक रहेगा, तो कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चले देखते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल बना लिया जाए। और इस एंगल को देखा जाए ये कितना होगा। तो ये एंगल हुआ 60, ये हो गया 30। तो 30 डिग्री का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तभी ये लाइट वापस 30 पे आएगी, यहाँ से ऐसे। तो 30 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन आई क्रिटिकल। और आई क्रिटिकल यहाँ पे क्या होगा, तो इसे लिख लेते हैं N1 साइन आई क्रिटिकल इक्वल टू 1 साइन 90। यहाँ पे लाइट को पहुंचा के देख लेते हैं 90 पे, तो क्रिटिकल मिल जाएगा। तो साइन आई क्रिटिकल 1/N1 ये आ गया। तो आई क्रिटिकल जो हुआ वो हो गया साइन इनवर्स 1/N1। यहाँ डाल देते हैं साइन इनवर्स 1/N1। साइन को इधर ले आते हैं, साइन 30 1/N1। ये 1/2 हो गया और ये 1/N1 हो गया। बिल्कुल वैसा ही कर दिया, N1 बड़ा हो 2 से। बिल्कुल उसमें यानी इंडेक्स कैसा होना चाहिए, इसका 2 से बड़ा होना चाहिए, तो लाइट 30 पर भी वापस आ जाएगी। जितने कम एंगल पर TIR होना है उतना ही ज्यादा इंडेक्स चाहिए होता है, याद पक्का कर ले आप। अगर 30 से कम रहे 29 28 तो उसके लिए इंडेक्स 2 से बड़ा चाहिए मुझे। हाँ? 2 पर तो ये यहाँ चली जाएगी, 2 पर लाइट कहाँ पहुंचेगी, यहाँ चली जाएगी बाउंड्री में। 2 से कुछ बड़ा 2.1 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी। अब लाइट को पूरी तरह वापस करने का कंसेप्ट आया कि लाइट कैसे पूरी तरह वापस आ जाए और ये फिनोमेना एक इमेज को लेटरली इन्वर्ट कर दे, यानी रिफ्लेक्शन पूरी तरह कर दे और उसे उल्टा कर दे इमेज को, तो वो कैसे होगा। तो इन्होंने फिगर बना के दी और इसको भी समझाया कि ये कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 45 डिग्री का या किसी भी तरीके से बनाने कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बनाया। तो ये कहेगा 45 कर लें आप, ये 45 कर लें, एंगल तो कोई भी सेम हो सकते हैं दोनों, उसी के हिसाब से इंडेक्स डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा किया, ये P और ये Q, फिर यहाँ से नीचे ले आए यूं और इसको वापस कर लिया ऐसे, यहाँ पे करवा दिया TIR। तो ये पॉइंट क्या हुआ, Q वाला पॉइंट आ रहा, देखो ये Q हो गया, और इसको भी वापस करवा दिया यहाँ से वापस करवाया इसको। थोड़ा सा मैं शेप में नहीं ला पा रहा हूँ इसको, ऐसे यूं, यहाँ से वापस करवा दिया इसको ऐसे, है ना, यहाँ पे वापस इसको करवाया ऐसे, और ये पॉइंट आया P वाला। तो अब देखेंगे आप कि P नीचे आ गया और Q ऊपर चला गया, यानी ये रियल इमेज है। लाइट वापस आ गई तो कैसी है, रियल इन्वर्टेड, सेम इन साइज। यानी लाइट को पलट दिया, खड़ा हुआ आदमी पड़ा हुआ दिखा, खड़ा हुआ आदमी पड़ा हुआ दिखा। अगर यहाँ पे कोई पर्दा लगा दूं, स्क्रीन लगा दूं, यहाँ बल्ब जला दूं, उल्टा करके बल्ब दिखेगा, ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इमेज कैसी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, रियल हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाइट को पलट सकते हैं, ठीक है। हमारी आंख में जो इमेज बनती है रेटिना पर, वो उल्टी बनती है, और हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, सीधे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती होगी, ऐसा कुछ होता होगा।
या तो रिफ्रैक्शन से होता होगा या रिफ्लेक्शन से होता होगा, मिरर तो नहीं लगा दिमाग में कहीं, रिफ्रैक्शन से होता है, ऑप्टिकल नर्व का गेम होता है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें हैं। अब आया इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को बस समझना है, उसमें कुछ खास में लिखने वाला नहीं, कुछ करना है क्या है, आ जाए तो बढ़िया, लिख के चले आइएगा। ऑप्टिकल फाइबर, तो फाइबर का क्या मतलब होता है? फाइबर तो प्लास्टिक टाइप एक मटेरियल को बोल देते हैं, कपड़े को भी कई बार मोटा कपड़ा उसको फाइबर कह देते हैं, एक मटेरियल होता है जिसे बोल देते हैं फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या? ऑप्टिकल फाइबर का मतलब हो गया कि इसमें जो सिग्नल चलेगा वो ऑप्टिकल सिग्नल चलेगा, यानी इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो अंदर ही अंदर लाइट घूमती हुई चलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दो तरह का कंसिडर करना पड़ता है मैटर। जैसे हम ये कहें कि भाई ये, हम कहते हैं भाई ये जो है हमारे पास अंदर की चीज है, ये वाली अंदर की चीज को हम क्या कहेंगे? इसे हम कह देंगे ये कोर है। और इसके बाहर जो हम दूसरा केबल, दूसरी चीज लगाते हैं, इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। तो इसका इंडेक्स हम n1 कर लें, इसका इंडेक्स n2 कर लें, n1 ग्रेटर देन n2 कर लें, है ना मोहित? ऐसे ये होता है फाइबर। तो यहाँ पर ये एक्चुअली जो कोर होती है मेन, जिसे कोर कहते हैं, इसका इंडेक्स क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, इसका इंडेक्स कम करते हैं, क्लैडिंग का इंडेक्स। तो इसमें कोई ऑप्टिकल सिग्नल अगर इधर से मैं डाल देता हूँ ऐसे लाइट, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ऐसे, यानी यहाँ पर क्या बनता है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बन जाता है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बन जाता है, आई ग्रेटर देन आई क्रिटिकल। और आई क्रिटिकल क्या होता है? देखो n1 साइन आई सी, n2 साइन 90, बस यही कहानी होनी है क्रिटिकल के लिए। तो आई सी जो है ये हो जाता है साइन इनवर्स n2 बाई n1 when I is greater than IC। जब I बड़ा हो जाए साइन इनवर्स n2 बाई n1 से, तब सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर इसी में चलता रहता है और बाहर आ जाता है इस तरफ से। क्लियर? तो कोर has more reflective index than cladding. When the optical signal enters the core, the total internal reflection occur inside the core, and the light transfer through the core via total internal reflection. The cable is called the optical fiber। हाँ, अगर फाइबर नेटवर्क आ गया हमारे यहाँ, तो यही हो रहा है उसके अंदर, और क्या हो रहा है? तो इसको तैयार कर लेंगे एनसीईआरटी से, कहीं से भी दो लाइन देख के, और इसमें कंडीशन क्या है वो बता दी मैंने कि इसको क्या कहते हैं बस। आ जाए तो बल्ले बल्ले, आ गया तो 2 नंबर देगा। और ये सारे भी एक एक दो दो नंबर के ही होते हैं। मोहित जी, ऑप्टिकल फाइबर की जानकारी पक्की हुई? सम्राट, ऑप्टिकल फाइबर की जानकारी पक्की हुई? हाँ, रेटिना मोर एट, तीसरे आगे का जो था लेंस वाला वो मैं करा चुका हूँ। हो गया। किसी सॉल्यूशन में अगर डाल दे तो वो उसी इंडेक्स का हो तो लेंस नहीं दिखेगा। ये भी हो चुका, मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इमेज बनवा दी। लेंस पे आईवीयू ऐप पे क्वेश्चन है,
एंड आफ्टर दैट ये प्रिज्म है, उसके बाद फिर कंपाउंड और टेलीस्कोप है। ओके, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन देगा नंबर, मार्क्स दे देता है क्वेश्चन। और ये इन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर रखे हैं यहाँ पे, दैट इज टोटल 31 क्वेश्चन रखे हैं। और हम्म, तो 31 क्वेश्चन रखे हैं, 31 में से 15-16 तो हमें करना ही होंगे। दो टाइप का टेलीस्कोप है, एक आपका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक प्रिज्म है। ओके, हाँ, प्रिज्म और इंस्ट्रूमेंट, इन दो पे तो फॉर्मूले बनने हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दो टाइप का टेलीस्कोप, बस इनके फॉर्मूले हैं। और बाकी लेंस पे न्यूमेरिकल है, माइक्रोस्कोप पे भी न्यूमेरिकल है, वो एक्सरसाइज में आ जाएंगे, उनमें कोई बड़ी बात नहीं, जो एक्सरसाइज में वो करवा देंगे, दैट इज सफिशिएंट, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर परसों तक शायद थोड़ा थोड़ा करके भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आज आगे क्या करें हम, बताइए। वे नॉट डूइंग मोर, आप कल कर देखेंगे इसको, क्या करें आज। हाँ मोहित, आज क्या करें आगे बताइए, आप तो कल खुलेगा।